सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे संडे स्पेशल क्लास में। इस क्लास को मैं संडे को लेकर के आ रहा हूँ, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जिनसे द हिंदू नहीं पढ़ा जा रहा। इस क्लास के जरिए क्या होगा, अपना लेवल अप द हिंदू के लेवल तक डेवलप करेंगे। साथ में कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो हिंदी न्यूज़पेपर में या इंडियन न्यूज़पेपर्स में आपको नहीं मिलती हैं। शुरू करें। द वॉर कमिंग ओवर ताइवान आज का आर्टिकल है, ताइवान चाइना की वॉर पे लिखा हुआ है। ये क्विज़ आपको दिखा दे। इस आर्टिकल में जो भी सीखेंगे इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहे द कमिंग वॉर ओवर ताइवान। कह रहे वो वाली वॉर जो कम कर रही है, जो आ रही है, और किसके ऊपर आ रही है भाई, ओवर लगा के बता रहा है, ताइवान के ऊपर। कहने का मतलब है ताइवान के सर पे मंडराती हुई वॉर। वॉर का मतलब क्या होता है, जंग। चलिए अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करता हूँ ताकि आप लोग पढ़ पाएँ। आई थिंक अब ठीक रहेगा। चलिए, कह रहा है विद इट्स ग्लोबल पावर एट अ पीक एंड डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स माउंटिंग, कोमा, कह रहे चाइना इज लाइकलियर देन एवर बिफोर टू मेक गुड ऑन इट्स थ्रेट्स। कह रहे इस चीज़ के साथ ही, देखो विद से जब भी सेंटेंस शुरू हो जाए इसका मतलब क्या होता है, इस चीज़ के साथ ही। अच्छा भाई, किस चीज़ के साथ ही, दो चीज़ों के साथ। पहली चीज़ है इसकी, अब ये इसकी कौन है आगे पता लगेगा। इट्स मतलब इसकी जो ग्लोबल पावर है, जो अंतर्राष्ट्रीय ताकत है, उसके पीक पे होने के साथ ही। पीक का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, शीर्ष बिंदु, जेनिथ, है ना, आपने सुना होगा ये वर्ड। कह रहे इसकी ग्लोबल पावर के सबसे ज़्यादा होने के साथ ही, हाईएस्ट पॉइंट पे होने के साथ ही। अब देखो दूसरी चीज़ कौन सी है, दूसरी चीज़ है साथ ही होने के, एंड लगा के बता रहा है, इसकी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स के माउंट करने के। डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स मतलब घरेलू समस्याएं, माउंट का मतलब होता है इकट्ठा होना। कह रहे इन दोनों चीज़ें के साथ ही हुआ ये जो चाइना है ना, कोमा लगा के बता रहा है चाइना। अब देखो इट्स आया चाइना के लिए। कह रहे ये चाइना अब लाइकलियर है। लाइकली का मतलब है संभावित, लाइकली की एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है लाइकलियर। कह रहे चाइना और ज़्यादा संभावित है पहले के मुकाबले देन एवर बिफोर। और किस काम को करने के लिए, मेक गुड करने के लिए, अपनी थ्रेट्स को पूरा करने के लिए, अपनी धमकियों को। आई बात समझिए, मेक गुड करने का मतलब है खरा उतरना, किसी बात को जो कह दिया उसको करके दिखाना। तो कह रहे इन दोनों चीज़ों के साथ ही इसकी पावर पीक पे आ चुकी है और डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। इन दोनों को देखते हुए आप कह सकते हैं कि चाइना आज की डेट में बड़ा संभावित है पहले के मुकाबले, कि ये सिर्फ बोल नहीं रहा, ये करके भी दिखा सकता है जो ये कहना चाहता है, जो थ्रेट्स ये सबके सामने देता है। अब सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपने समझी। चाइना सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, लाइकलियर कंपैरेटिव डिग्री है, देन से जुड़ी हुई है, एवर बिफोर मतलब पहले के मुकाबले, मेक गुड करने का मतलब मैंने आपको बताया पूरा करना आपके किसी जो है काम को, है ना, जो आपने बोल दिया। इस स्ट्रक्चर को समझ लेना। फुलफिल और अकॉम्प्लिश अ प्रोमिस्ड टास्क इज टू मेक गुड ऑन समथिंग। जैसे पीपल एक्सपेक्ट पॉलिटिशियंस टू मेक गुड ऑन देयर प्रोमिसेस। लोग एक्सपेक्ट करते हैं नेताओं से कि वो पूरा करेंगे अपने वादों को, मेक गुड ऑन करेंगे उनके प्रोमिसेस पे। तो ये स्ट्रक्चर आप मेक गुड ऑन याद रखें। चलो आगे बढ़े। ये वर्ड कैसे बनाए, माउंटिंग। देखिए माउंट का मतलब होता है इकट्ठा होना, माउंटिंग का मतलब है इकट्ठा होना, है ना। अब ये बना कैसे है, माउंट बना पहाड़ से। जब आपकी कोई मुसीबतें, कोई चीज़ जो इकट्ठी होती है तो पहाड़ बनने लगता है उनका, है ना। तो वैसे ही वर्ड बना दिया, प्रॉब्लम्स माउंट कर रही हैं मतलब समस्याओं का पहाड़ जमा हो रहा है चाइना के पास। तो ये वर्ड इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आर्टिकल को शुरू कर लेते हैं। छोटा सा आर्टिकल है बट बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, उसी के साथ एग्जाम्स की तैयारी अगर मेरी गाइडेंस में करना चाहें तो ज़रूर से आप करें। वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप को डाउनलोड करके कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा है। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज इंग्लिश राइटिंग का, बैंकिंग का और एसएससी का। राइटिंग के कोर्स में आपको लिखना सिखाते हैं, बिल्कुल बेसिक से, हज़ारों लोग सीख चुके हैं, आप भी फ़ायदा ले सकते हैं। एसएससी और बैंकिंग कोर्स में पूरा सिलेबस प्रैक्टिस सेट्स के साथ में कवर होता है, इनका भी फ़ायदा आप ले पाएंगे मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए। अच्छा, ऐप से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोर्सेज़ को जानबूझ करके कम कीमत पर रखा गया है ताकि सब लोग इनका फ़ायदा ले सकें। ऑलराइट, कह रहे द यूएस इज रनिंग आउट ऑफ टाइम। कह रहे जो यूएस है, अमेरिका है, ये हो रहा है रन आउट ऑफ।
देखिए रन आउट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का आपके पास ख़त्म हो जाना। तो अमेरिका के पास ख़त्म होता जा रहा है, अमेरिका इज़ रनिंग आउट ऑफ, और क्या चीज़ ख़त्म हो रही है इसके पास ख़त्म हो रहा है वक्त। तो अमेरिका के हाथ से वक्त जो है फिसला जा रहा है। अब किस चीज़ का आगे बता रहा है, कह रहा है टू प्रिवेंट अ कैटाक्लिस्मिक वॉर। ये वक्त के बाद ये इन्फिनेटिव जो लगा है ना, ये वक्त के बारे में बता रहा है। कह रहा है ये वो वक्त है जो प्रिवेंट करने का है, रोकने का है एक ऐसी वॉर को, एक ऐसी जंग को जो है कैटाक्लिस्मिक, एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, बहुत ज़्यादा तबाही भरी, एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव। तो ये कैटाक्लिस्मिक वॉर को रोकने का वक्त इसके पास खत्म हो रहा है। और ये वॉर कहाँ पे होगी, ये होगी वेस्टर्न पैसिफिक में। पैसिफिक का मतलब है प्रशांत महासागर, और वेस्टर्न मतलब पश्चिमी, तो प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में। आगे बात समझ में, सिंपल सेंटेंस है, अमेरिका आपका सब्जेक्ट है, द यूएस इज़ रनिंग आउट ऑफ, इसकी वर्ब है। कैटाक्लिस्मिक का मतलब होता है, देखो मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स बना दिए हैं हल्के फुल्के। कैटाक्लिज्म का मतलब होता है तबाही, डिस्ट्रक्शन, कैलेमिटी, यह है एक नाउन। कैटाक्लिज्म से कैटाक्लिज्मिक इसकी एडजेक्टिव फॉर्म बनाई गई है, इसका मतलब हो गया डिस्ट्रक्टिव या कैलामिटस। समझ रहे हो, डिस्ट्रक्शन से डिस्ट्रक्टिव हो गया, कैलामिटी से कैलामिटस हो गया, कैटाक्लिज्म से कैटाक्लिज्मिक हो गया। तो नाउन और एडजेक्टिव फॉर्म्स आपस में हमने कनेक्ट करके देखी हैं। बहुत ही तबाही भरा होता है ना, उसको बोलते हैं कैटाक्लिज्मिक। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट फटाफट देख लेते हैं, कई बार हो चुका है, सबके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। कभी भी आपको कोई वाटर बॉडी मिले, वाटर बॉडी मतलब समंदर मिले, दरिया मिले, तालाब मिले, कैनल मिले, रिवर मिले, है ना, इनके आगे हमेशा आपको द लगाना होता है। बस एक्सेप्शन यही है कि लेक्स यानी तालाब के नाम के आगे द कभी नहीं आता। हर सी, कैनाल, रिवर के आगे लगा देना, ओशन के आगे लगा देना, लेकिन लेक के नाम के आगे कभी द नहीं आता। ये सिंपल सा रूल है, इंग्लिश में आपको याद रखना है। जैसे लेक टिटिकाका है, लेक विक्टोरिया है, सामर लेक है, लेक बेकाल है, इन सभी लेक्स के आगे कभी भी आपको द देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सी है, पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, गंगा रिवर है, यमुना है, नील रिवर है, इन सब के आगे आपको द लगाना है। अब एक सवाल आया था किसी का, सर मेरे पास कैस्पियन सी अगर दिया हो तो द लगाना है या नहीं लगाना। देखो कैस्पियन सी जो है दुनिया की सबसे बड़ी लेक का नाम है, आपको पता होगा, इनलैंड लेक है, लेकिन ये लेक तो है, नाम में इसके सी आता है। तो इस चक्कर में आपको क्या कंफ्यूज नहीं होना है, सी देख करके इसके आगे द आएगा। कैस्पियन सी एक सी मानेंगे आप, भले ये दुनिया की सबसे बड़ी लेक है, लेकिन नाम में सी लग जाने की वजह से इसके आगे द लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वाइल द वर्ड हैज़ बीन फोकस्ड ऑन व्लादिमीर पुटिन्स अग्रेशन इन यूक्रेन, शी जिनपिंग अपीयर्स टू बी प्रिपेयरिंग फॉर एन इवर मोर कॉन्सिक्वेंशियल ऑनस्लॉट अगेंस्ट ताइवान। पूरा सेंटेंस पढ़ो मतलब ध्यान से, और फिर उसको जो है ब्रेक करो। कह रहा है वाइल मतलब जहाँ, अच्छा हुआ क्या, जहाँ पूरी दुनिया, द वर्ल्ड, अपने वर्ड के आगे हमेशा द लगाते हैं। कह रहा है पूरी दुनिया फोकस्ड है, हैज़ बीन फोकस्ड, हैज़ बीन यहाँ पे वर्ब है, फोकस्ड एक एडजेक्टिव है। जहाँ पूरी दुनिया कंसंट्रेटेड है, फोकस्ड है, और किस चीज़ पे, फोकस के बाद में ऑन लगा के बता रहा है, पुतिन के एग्रेशन पे, पुतिन के हिंसक रूप पे, और कहाँ पे, इन यूक्रेन, यूक्रेन के अंदर। कह रहा है जहाँ सारी दुनिया का ध्यान यूक्रेन पे लगा है, वहीं क्या हुआ जी, अब ये कोमा लगा के बता रहा है। कह रहा है शी जिनपिंग जो हैं वो अपीयर होते हैं, दिखाई होते हैं कि वो प्रिपेयर कर रहे हैं, और क्या प्रिपेयर कर रहे हैं जी, ये कर रहे हैं प्रिपेयर फॉर, तैयारी कर रहे हैं, इससे भी ज़्यादा, इवन मोर कॉन्सिक्वेंशियल ऑनस्लॉट की। ऑनस्लॉट मतलब हमला, कॉन्सिक्वेंशियल मतलब फार रीचिंग, जिसके बड़े बड़े नतीजे निकलें, इससे भी बड़े बड़े नतीजों वाले एक हमले की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये ऑनस्लॉट किसके खिलाफ है जी, ताइवान के खिलाफ, अगेंस्ट ताइवान। सिंपल सेंटेंस है ना। चलो वर्ड आपका सब्जेक्ट है, हैज़ बीन इसकी वर्ब है, पैसिव नहीं है, यहाँ पे एक्टिव है, फोकस्ड एक एडजेक्टिव है। दुनिया फोकस्ड है, दुनिया कुछ काम नहीं कर रही, एक स्टेट बताई गई है आपको, मैं अच्छा हूँ आप बुरे हैं, और दुनिया फोकस्ड है ना। तो फोकस्ड यहाँ पे वर्ब ना होकर के एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जब कोई काम सेंटेंस में ना आ रहा हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव मान लिया करो। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म तभी बनेगी, वर्ब तभी बनेगी जब कोई एक्चुअल में काम हो रहा हो। अच्छा, चिंगपोंग की वर्ब है अपीयर्स, है ना, और इसमें कुछ है देखने का नहीं है। कॉन्सिक्वेंशियल मतलब फार रीचिंग, फुल ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, जिसके बड़े बड़े नतीजे निकले। ऑनस्लॉट का मतलब होता है हमला, और कैसा हमला, मतलब बेदर्दी वाला हमला होता है ना, उसको बोलते हैं ऑनस्लॉट। जैसे कोई जानवर करता है ना, उसको बोलते हैं ऑनस्लॉट। चलो जी आगे क्या रहे, मिस्टर शीज चाइना इज़ फ्यूल्ड बाय अ डेंजरस मिक्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस।
कह रहे शी जिनपिंग का जो चाइना है वो फ्यूल्ड है। अब देखो फ्यूल्ड का मतलब है किसी चीज़ में फ्यूल डालते हैं तो वो क्या होती है, जैसे आपने गाड़ी में फ्यूल डाला तो वो गाड़ी आगे चलने लगी, आपने आग में फ्यूल डाला तो उसको आग को आपने बढ़ावा दिया। तो कह रहे चाइना भी फ्यूल्ड है, चाइना के अंदर भी ये ईंधन है, चाइना भी ऐसे ही चल रहा है आगे। और किसके द्वारा चल रहा है, एक बड़े ही डेंजरस मिक्स के द्वारा, एक ऐसी चीज़ के मिक्स के द्वारा जो बड़ा डेंजरस है, जो है स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों का, मजबूती और कमजोरी दोनों का। अब यहाँ पे बता रहे दोनों क्या क्या हैं। फेस्ड विद प्रोफाउंड इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक एंड स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स। कह रहे फेस्ड विद हो करके, सामना करके, और किसका भाई, बड़ी बड़ी प्रोफाउंड, बड़ी बड़ी प्रोफाउंड मतलब बड़ी बड़ी आर्थिक, डेमोग्राफिक और स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स का हुआ ये कि कोमा लगा बता रहा है, कह रहा है इट विल बी टेम्पटेड टू यूज इट्स बर्जनिंग मिलिट्री पावर। कह रहे हैं इनका प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए चाइना टेम्पटेड हो जाएगा, चाइना जो है इस चीज़ में मतलब इस चीज़ के अंदर जो है अट्रैक्टेड हो जाएगा। टेम्पटेड का मतलब होता है अट्रैक्टेड होना, तो चाइना का अट्रैक्शन आ जाएगा इस चीज़ को लेकर के जो है यूज़ करने का, इसकी ग्रो होती हुई, वर्जन करती हुई, डेवलप होती हुई मिलिट्री पावर को। अब देखो किस लिए यूज़ करना है, यूज़ करना है टू ट्रांसफॉर्म द एग्जिस्टिंग ऑर्डर वाइल इट स्टिल हैज़ द अपॉर्चुनिटी। ये है ट्रांसफॉर्म करने का, बदल देने का हाल के एग्जिस्टिंग ऑर्डर को। ऑर्डर का मतलब होता है क्रम। आज दुनिया में क्रम क्या है, यूएसए सबसे ऊपर, फिर चाइना आता है, फिर साथ में रशिया आता है, फिर और नीचे दूसरी कंट्रीज आती हैं। तो इस ऑर्डर को चेंज करने का, चाइना को ट्रांसफॉर्म करने का भी मौका है। कह रहा है वही, जहाँ तक इसके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है, अभी भी इसके पास मौका है। सेंटेंस लंबा है लेकिन डरो मत, एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। शी का चाइना जो है वो फ्यूल्ड है, वो आगे बढ़ रहा है एक डेंजरस मिक्स के द्वारा, जो है कई सारी स्ट्रेंथ और वीकनेस का, कई अच्छाइयाँ और कई बुराइयाँ, कमजोरियाँ और वीकनेस इसके पास हैं। अब ये कौन कौन सी हैं, कह रहे सामना होते हुए, फेस्ड विद होते हुए बड़ी बड़ी इस तरह की प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं का, जो इकोनॉमिक या डेमोग्राफिक हैं और स्ट्रेटेजिक भी हो सकती हैं। कह रहे इनका सामना करते हुए चाइना टेम्प्टेड होगा, चाइना इस चीज़ से आकर्षित हो जाएगा कि ये अपना यूज़ कर बैठे अपनी बढ़ती हुई मिलिट्री पावर को। और क्यों यूज़ करे, ताकि ये बदल डाले वर्ल्ड के लीडरशिप के ऑर्डर को, एग्जिस्टिंग पैकिंग ऑर्डर को। और कब तक, जब तक इसके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है, वाइल इट स्टिल हैज़ द अपॉर्चुनिटी। आ गया सेंटेंस समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखने वाला एक ही वर्ड आया, प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब है बहुत ही हैवी, ह्यूज, बहुत ही बड़ा। बर्जन एक वर्ड है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ना, ग्रो करना। तो बर्जनिंग का मतलब है बढ़ती हुई, ग्रो करती हुई, डेवलप या प्रॉस्पर करती हुई मिलिट्री पावर्स। चलो आगे क्या कह रहा है जी, थोड़ा सा और जूम इन कर सकते हैं, आई थिंक करके देखें। चलो अब थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा ना। कह रहा है दिस पीकिंग पावर सिंड्रोम, अब आगे लगा दिया इसने एम डैश, द टेंडेंसी फॉर राइजिंग स्टेट्स टू बिकम मोर एग्रेसिव एज दे बिकम मोर फियरफुल ऑफ इम्पेंडिंग डिक्लाइन। अब फिर लगा दिया एम डैश, आगे कह रहा है हैज़ कॉज्ड सम ऑफ द ब्लडीएस्ट वॉर्स इन द हिस्ट्री। याद रखना ये जो एम डैश दो बार सेंटेंस में लग जाता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। सीधा सा एक काम करो, एम डैश से एम डैश के बीच का सारा जो है ना उसको अलग कर दो, उसको पढ़ो ही मत, बाकी का पढ़ लो। तो अपने बाकी का पढ़ने वाले हैं। कह रहे जो दिस पीकिंग पावर है ना, ये पीक होती हुई जो पावर है, पीक का मतलब क्या है, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे जाने वाला। कह रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे जाने वाली जो पावर का जो सिंड्रोम है, सिंड्रोम होती है एक बीमारी है ना, एक डेफिशिएंसी। कह रहा है ये जो बीमारी है ना पीकिंग पावर की, अब बीच का मैंने छोड़ दिया। कह रहा है ये बीमारी कॉज कर चुकी है, ये कारण बन चुकी है कुछ एक सबसे ज़्यादा ब्लडीएस्ट वॉर्स का, सबसे ज़्यादा खून खराबे वाली जंगों का हमारी हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में। आ रही है बात समझ में। अब ये सिंड्रोम क्या है, पीकिंग पावर सिंड्रोम, इसके बारे में बताया गया है इसके बीच में। अब ये है वो वाली आपकी टेंडेंसी, वो वाली आपकी आदत जो है राइजिंग स्टेट्स की, उभरती हुई राज्यों की या देशों की, और क्या बन जाने की, बिकम हो जाने की, और ज़्यादा हिंसक यानी कि अग्रेसिव। और कैसे, कह रहे जैसे जैसे एज वो बनती हैं, बिकम होती हैं, और ज़्यादा फियरफुल, और ज़्यादा डरने वाली। और किस चीज़ को लेकर के, ऑफ लगा के बता रहा है, अपने डिक्लाइन को लेकर के, जो है इम्पेंडिंग, जो है उनके सर पे मंडराता हुआ। तो ये है पीकिंग पावर सिंड्रोम। जब भी कोई देश बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है ना, उसकी पावर पीक कर जाती है और फिर डिक्लाइन आने लगता है, तो वो देश अचानक से हिंसक या एग्रेसिव हो जाएगा और अपनी पावर को बना करके रखने के लिए ब्लडीएस्ट वॉर्स हैं हिस्ट्री में जो आज तक हुई हैं, वैसी वॉर्स करवाता है। समझ में आ गया।
पावर सिंड्रोम की वर्ब है हैज़ कॉज्ड, ये बीच में इसके बारे में बताया गया है। टेंडेंसी का मतलब होता है आदत, इंक्लिनेशन, प्रोपेंसिटी। अच्छा, इम्पेंडिंग का मतलब है जो भी पेंडिंग ही है, जो भी हो गए रहेगा, बस होने ही वाला है, पेंडिंग है। अप्रोचिंग है, लूमिंग है, इनएविटेबल है, सर पे मंडराने वाली चीज़ को बोलते हैं इम्पेंडिंग। हिस्ट्री नाम का वर्ड अपने आगे द नहीं लेता जब तक किसी खास हिस्ट्री की बात ना करें, जैसे द ह्यूमन हिस्ट्री, द अमेरिकन हिस्ट्री। जब ऐसा लिखोगे द इंडियन हिस्ट्री तब तो ठीक है, अदरवाइज हिस्ट्री अपने आगे द नहीं लेता। चलो और आगे बढ़े। कह रहा है unless the US and its allies act quickly, it could trigger a conflict that would make the war in Ukraine look minor by comparison। कह रहा है अगर ऐसा ना हो, unless का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, हिंदी में, अगर ऐसा ना हो। अच्छा, कैसा ना हो जी? कह रहा है अगर अमेरिका और इसके दोस्त, इसके अलाइज फ्रांस है और यूके जो हैं, कह रहा है वो एक्ट ना करें क्विकली, वो तेज़ी से हरकत में ना आए। कह रहा है अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा? कह रहा है ये चीज़ जो है ना, ये ट्रिगर कर देगी, भड़का देगी एक कॉन्फ्लिक्ट को, झगड़े को। और कौन सा झगड़ा? जो वुड मेक कर देगा इस वॉर को यूक्रेन में जो हो रही है, मेक क्या करेगा कि वो लुक हो, वो दिखाई दे छोटी, यानी कि माइनर, कंपैरिजन में, यानी कि तुलना में। तो अगर इन्होंने कुछ काम नहीं किया ना अमेरिका और उसके दोस्तों ने, तो ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जिसके सामने यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट भी माइनर यानी छोटा दिखाई देने लगे। समझ में आ गया? अनलेस का मतलब निकाल लेना, अगर ऐसा ना हो। इसके साथ ग्रामर रूल यही जुड़ा हुआ है, कभी भी इसके साथ वाले क्लोज में, कोमा से पहले तक वाले क्लोज में नॉट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें ना हो ऑलरेडी आ चुका है। अगर ऐसा ना हो, अन ऑलरेडी आ चुका है, तो अनलेस, अनटिल, इनके साथ में अपने कभी भी नोट को नहीं लगाते हैं। अच्छा, इट की वर्ब है कुड ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब है भड़काना, उकसाना। मेक समवन समथिंग, तो ये बना देगा वॉर को माइनर, मेक द वॉर इन यूक्रेन माइनर। चलो और आगे बढ़ते हैं, आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है नो वन कैन से वी डिडंट सी इट कमिंग। कह रहा है कोई भी नहीं कह सकता हमने नहीं देखा था, वी डिडंट सी, इस चीज़ को आते हुए, इट कमिंग। सबको पता था ये होने ही वाला है। ये जो वर्ड है इसको डिडंट नहीं बोलते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बोले डिंट। क्या बोलेंगे जी? डिंट। ये बीच वाला डी, जो डी है ना, खा जाओ, डिंट। तो वी डिडंट सी इट कमिंग। चलो, कह रहे जस्ट दिस वीक हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी पेड अ हाई प्रोफाइल विजिट टू ताइवान, कोमा। कह रहा है इसी वीक, इसी हफ्ते हुआ क्या, हाउस स्पीकर जो है यूएस की, पेलोसी जो हो, उन्होंने पे किया एक हाई प्रोफाइल विजिट को। विजिट का मतलब क्या होता है जी? कहीं पे दौरा। और पे या विजिट का मतलब होता है कहीं का दौरा करना। तो इन्होंने कहीं का दौरा किया और दौरा था बड़ा ही हाई प्रोफाइल। और ये दौरा कहाँ का था? ताइवान का। आगे कोमा लगा कर है एंड बेजिंग रिस्पॉन्डेड बाय एनसर्कलिंग द आइलैंड विद सेवरल डेज ऑफ लाइव फायर मिलिट्री एक्सरसाइजेस। कह रहा है और बेजिंग ने, चाइना ने रिस्पॉन्ड किया इस जो है दौरे का, इस मीटिंग का। और कैसे? एनसर्कल करके, घेर करके। और किसको? इस आइलैंड को, ताइवान को। और कैसे घेरा? कई दिनों की लाइव मिलिट्री एक्सरसाइजेस के साथ में लगातार बेजिंग जो है मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है। आ गया समझ में? नैन्सी पेलोसी की वर्ब है पेड, पे अ विजिट का मतलब है कहीं का दौरा करना। बेजिंग की वर्ब है रिस्पॉन्डेड, बेजिंग ने रिस्पॉन्ड किया। एन सर्कल का मतलब होता है किसी को चारों तरफ से घेरना। सर्कल का मतलब ही होता है गोला, तो एन सर्कल मतलब किसी के चारों तरफ गोला बनाना, सराउंड करना। अब एक बड़ी अच्छी सी आपको स्ट्रक्चर करवाता हूँ। यहाँ पे अ विजिट आपने देखा, इसका मतलब है कहीं दौरा करना। तो यहाँ पे की जगह ऐसा भी तो लिख सकते थे ना, गो फॉर अ विजिट, है ना, गो फॉर अ विजिट। या मेक अ विजिट भी लिख सकते थे, मेक अ विजिट। फिर हमने पे अ विजिट क्यों लिखा? तो ये समझने के लिए आपको पे नाम के वर्ड को पकड़ना पड़ेगा। देखो, पे का मतलब होता है किसी को कुछ देना, जैसे आप पे कर दो अपनी फ़ी, पे कर दो आप एक फ़ाइन, है ना। लेकिन इसके अलावा भी इस वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं। जैसे पे अ बिल और पे अ फ़ाइन तो आप समझते हैं, लेकिन पे अ विजिट भी होता है, इसका मतलब होता है मेक अ विजिट। पे अ प्राइस, ये आप समझते हैं, किसी चीज़ का दाम चुकाना। और पे अ प्राइस का मतलब होता है किसी चीज़ की कॉस्ट, वैसे दाम नहीं चुकाना। मतलब जैसे आपने कुछ गलत काम कर दिया, फिर आप उसका जो है सज़ा भुगत रहे हो, तो आप बोलेंगे आई हैव पेड अ प्राइस फॉर माई मिस्टेक्स, है ना। पे अ प्राइस का मतलब होता है बुरे कर्मों की सज़ा जो है झेलना। पे अटेंशन, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ ध्यान देना।
पे रिस्पेक्ट मतलब किसी को आदर देना। तो पे से सारे फ्रेज बनते हैं, ध्यान रखना इनको दिमाग में बिठा के। आज के क्विज में इन फ्रेजेस को आपसे पूछा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फॉर द पास्ट डेकेड्स चाइनाज फैक्ट्रीज हैव चर्नड आउट एम्यूनिशन एंड पुट वॉरशिप्स टू सी फास्टर देन एनी कंट्री सिंस। कह रहा है पिछले 5 डेकेड में चाइना की फैक्ट्रीज जो हैं चर्न आउट कर चुकी हैं। चर्न आउट करने का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, समझ गए, किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना। तो चाइना के फैक्ट्रीज ने प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर किया है असले बारूद को, एम्यूनिशन को, और पुट किया है वॉरशिप्स को, लड़ाकू जहाज़ों को समंदर में, सी में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फास्टर किसी भी कंट्री के मुकाबले। और कब से किसी भी कंट्री से कब मुकाबला हो रहा है? सिंस लगा के बता रहा है। क्या बता रहा है आगे? सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लो सेंटेंस की, आगे बढ़ेंगे फिर। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड से सबसे, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो हुआ था उसके बाद देखा जाए तो चाइना सबसे तेज़ी से इन कामों को कर रहा है। चाइनाज फैक्ट्रीज की वर्ब है हैव चर्न आउट। चर्न आउट का मतलब मैंने आपको बता दिया, प्रोड्यूस करना, किसी चीज़ को गिव करना, आउटपुट को फैक्ट्री में से। पुट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज़, हैव चर्न आउट एंड हैव पुट। हैव चर्न आउट एंड हैव पुट। पुट 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 V1 V2 V3 सेम होती है। एम्यूनिशन का मतलब है गोला बारूद, असला बारूद। चलो और कुछ देखने वाला है नहीं। वॉरशिप को वेसल भी बोलते हैं, वेसल। अभी आगे वर्ड आएगा वेसल, वॉरशिप का सिनोनिम है। चलो जी आगे क्या कह रहा है जी ये, आ जाओ इसको अपने थोड़ा सा आगे कह रहा है द पीपल्स लिबरेशन आर्मी और PLA रेगुलरली प्रैक्टिसेस मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन मॉकअप्स ऑफ ताइवानीज पोर्ट्स एंड US एयरक्राफ्ट करियर्स। कह रहे जो PLA है, जो चाइना की आर्मी का ऑफिशियल नाम है, द पीपल्स लिबरेशन आर्मी। कभी भी कोई भी ग्रुप हो ना, उसके नाम के आगे आप द लगाएं, जैसे द क्वाड, द तालिबान, द अलकीदा, द PLA, कोई भी ग्रुप हो उसके आगे द लगता है। कह रहे जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो रेगुलरली प्रैक्टिस करती है मिसाइल स्ट्राइक्स को, मिसाइल मारने की स्ट्राइक्स को। और किसके ऊपर जी? मॉकअप के ऊपर, ताइवानीज पोर्ट्स के और US एयरक्राफ्ट करियर्स के। मॉकअप क्या होता है? मॉकअप का मतलब होता है मॉडल, नमूना, प्रोटोटाइप। तो मॉडल बनाती है ताइवान के पोर्ट का और US के एयरक्राफ्ट करियर्स का, और उसके ऊपर हमला करने का जो है प्रयास करती है, मॉक ड्रिल करती है। कह रहा है और PLA vessels and aircraft menace Taiwan's territorial waters and airspace several times a week। और जो PLA के वेसल्स हैं और एयरक्राफ्ट करियर हैं, एयरक्राफ्ट हैं, PLA के जो जहाज़ हैं और इनके लड़ाकू विमान हैं, एयरक्राफ्ट हैं, ये मैनेज करते हैं, ये सताते हैं। और किसको? ताइवान के टेरिटोरियल वाटर को, ताइवान की समुद्री सीमा को, और जो एयर स्पेस को कई बार एक ही हफ्ते में। तो ऐसा होता है। आगे बात समझ में। PLA वेसल्स और एक एयरक्राफ्ट की वर्ब है मैनेज। मैनेज का मतलब है किसी को सताना, किसी के साथ जो है, समझ गए ना, गलत करना। यहाँ लिबरेशन आर्मी की वर्ब है प्रैक्टिसेस। मॉकअप का मतलब होता है मॉडल्स। चलो जब एक कॉन्सेप्ट करेंगे, देखो PLA की वेसल्स लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है एयरक्राफ्ट, ऐसे नहीं लिखा हुआ एयरक्राफ्ट्स। ऐसा क्यों? बता सकते हो इसका रूल? चलो समझा देते हैं आपको। इंग्लिश में बहुत सारे नाउन्स हैं, वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो अपनी फॉर्म को नहीं चेंज करते। ये सिंगुलर और प्लूरल में वैसे के वैसे ही रहेंगे। एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट ही होता है, चाहे एक हो चाहे 1000 हो। स्पेस क्राफ्ट, होवरक्राफ्ट, है ना, ये भी ऐसे ही है। सीरीज हो चाहे 1 हो चाहे 10 हो। आपने 1 TV सीरीज़ देखी या 10 TV सीरीज़ देखी, आप सीरीज ही लिखेंगे, आप कभी ऐसा नहीं लिखेंगे सीरीज़, है ना। ये वर्ड सिंगुलर प्लूरल में एक जैसा होता है। स्पीसीज़ का मतलब है प्रजाति, 1 हो या 10 हो। हेयर 1 हो या 10 हो। फिश मछली 1 हो या 10 हो। डियर, स्पाइन, कोड, और लास्ट में वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स का मतलब है अता पता। जैसा आपने बोलते हैं ना, इसका अता पता तो किसी को नहीं पता, किसी को उसका अता पता के बारे में मालूम नहीं है, तो नोबडी नोज अबाउट हिज वेयर अबाउट्स। तो अगर एक आदमी का भी अता पता हो ना, तो कहने का मतलब है वेयर अबाउट्स ही लिखेंगे, चाहे 10 का हो चाहे 1 का हो। बस ये एयरक्राफ्ट में ऐसा नहीं आता, बाकी सबके आगे ऑलमोस्ट एस भी आपको देखने को मिल रहा है। इन वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है, जो ये आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे ये, इनकी काउंटिंग से कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। तो ये एयरक्राफ्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट ही लिखा गया है, चाहे बहुत सारे हों, कितने भी हों, उसके बावजूद। आगे बढ़ेंगे। आज के क्विज में कॉन्सेप्ट यूज़ होगा नाउन्स जो इरेगुलर होते हैं। कह रहे द regime हैज़ issued blood curdling threats towards the island and countries that might come to its aid।
कह रहे बीजिंग ने इशू कर दिया है खून को सुखाने वाली, खून को जमाने वाली थ्रेट्स को, ब्लड कर्डलिंग थ्रेट्स को। ये वर्ड अभी ब्रेक करेंगे। तो खून जमाने वाली थ्रेट्स को बीजिंग ने इशू कर दिया है। और किसके खिलाफ किया है? इस आइलैंड के खिलाफ, ताइवान के खिलाफ और उन कंट्रीज के खिलाफ जो आ सकती हैं इसकी मदद में, दैट माइट कम टू इट्स एड। समझ में आ गया सेंटेंस? अब इस वर्ड को देख लो, ब्लड कर्डलिंग। कर्ड का मतलब होता है दही, इसी से एक वर्ड बना है कर्डल, किसी चीज़ को दही जमाना या किसी चीज़ को सॉलिड फॉर्म में लाना। दही को सॉलिड फॉर्म में तो लाया जाता है, रात को आप मिल्क रखते हो, उसमें कुछ खट्टा डालते हो, है ना, और उससे क्या होता है सुबह वो मिल्क जो है सॉलिड बन जाता है दही के अंदर, फर्मेंटेशन होकर के। तो कर्डल वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को लिक्विड फॉर्म से जो है सॉलिड फॉर्म में लाना। ब्लड कर्डल का मतलब हो गया वो वाली चीज़ जो ब्लड को जमा दे, जो ब्लड को सॉलिड फॉर्म में ले आए, खून जमा देने वाला बोलते हैं हिंदी के अंदर। ऐसे ये वर्ड याद रख सकते हैं आप। एक्सट्रीमली डेंजरस, एक्सट्रीमली अलार्मिंग। चलो, कह रहे दोज हु प्ले विद फायर विल पेरिश बाय इट। कह रहे वो लोग जो आग से खेलते हैं, हु प्ले विद फायर करते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, पेरिश हो जाते हैं उसी आग के द्वारा, बाय इट। अब ये लगा हुआ पूरा इन्वर्टेड कोमा में, कोट एंड अनकोट में। ये कहने वाले कौन है? मिस्टर शी जिनपिंग टोल्ड प्रेसिडेंट जो बाइडन लास्ट वीक। शी जिनपिंग ने ये बात कही थी जो बाइडन को पिछले हफ्ते। तो ऐसी बातें जो हैं चाइना के प्रेसिडेंट जो हैं दुनिया भर में कर रहे हैं। आग से खेलोगे तो जल जाओगे। कह रहे सीनियर यूएस ऑफिशियल्स वार्न दैट चाइना माइट अटैक ताइवान इन द नेक्स्ट हाफ डेकेड, पॉसिबली इवन द नेक्स्ट 18 मंथ्स। सीनियर यूएस ऑफिशियल जो हैं वो ऐसी वार्निंग देते हैं कि चाइना हो सकता है अटैक कर दे, माइट अटैक। और किसको अटैक कर दे? ताइवान को कर दे अगले हाफ डेकेड में, अगले 5-6 सालों में। कह रहे पॉसिबली यहाँ तक कि इवन अगले 18 महीने में भी, अगले 1.5 साल में भी। सिंपल सेंटेंस है, कुछ देखने वाला नहीं है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो लास्ट पैराग्राफ रह गए हैं 1-2, है ना। कह रहे बीजिंग्स बेलिजरेंस माइट लुक लाइक द मार्क ऑफ एन असेंडेंट सुपर पावर। कह रहे बीजिंग की जो बेलिजरेंस है, बेलिजरेंस का मतलब होता है बेलिगोसिटी, एग्रेशन। बीजिंग का जो गुस्सा है, जो हिंसक आक्रामक रवैया है, कभी लद्दाख में, कभी गलवान में, कभी ताइवान में। कह रहे ये जो है ना, ये आपको हो सकता है माइट लुक करे, हो सकता है ये आपको दिखाई दे। और कैसे दिखाई दे? एक निशान के तौर पे जो है उभरती हुई सुपर पावर का, असेंडेंट सुपर पावर का। असेंडिंग मतलब ऊपर जाना, असेंड मतलब ऊपर जाना, असेंडेंट मतलब जो ऊपर जा रहा हो। तो उभरती हुई सुपर पावर का हो सकता है आपको ये निशान लगे। कह रहे बट द रियलिटी इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। कह रहे लेकिन हकीकत और ज़्यादा जटिल है। कैसे? कह रहे चाइना isn't so much a rising state as a peaking power। कह रहे चाइना जो है ना इतना एक राइजिंग स्टेट नहीं है, इतनी एक उभरती हुई राज्य नहीं है जितना ये एक पीकिंग पावर है। उभरता हुआ ये कम है और पीक करता हुआ ये ज़्यादा है। अब ये और नहीं उभरेगा, अब ये मैक्सिमम पॉइंट पे अपने आ चुका है। कह रहे वन दैट हैज़ एक्वायर्ड फियरसम कोअर्सिव कैपेबिलिटीज़। कह रहे एक ऐसी पावर जो कि एक्वायर कर चुकी है ऐसी कैपेबिलिटीज़ और क्षमताओं को जो फियरसम और कोअर्सिव हैं, जो बहुत ज़्यादा डराने वाली हैं और बहुत दबाव डालने वाली हैं, सामने वाले को प्रेशर में लाने वाली हैं। कह रहा है एंड सोरिंग पावर एम्बिशंस, और बहुत सारे इसके पावर्स के एम्बिशन है सोर करते हुए, इंक्रीज होते हुए। सोर करने का मतलब होता है ऊंचा आना। तो पावर को लेकर के इनकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती जा रही हैं। कह रहा है बट नाउ फेसेस वर्सनिंग चैलेंज एट होम एंड अब्रॉड। लेकिन अब ये फेस करता है खराब होते हुए चैलेंजेस को घर में भी और बाहर भी। लंबा सेंटेंस है लेकिन आसान है, फिर समझा दूं एक बार। तो चाइना उतना एक राइजिंग स्टेट नहीं है जितना कि पीक होती हुई पावर है। एक ऐसी पावर जिसने बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ तो ले ली हैं, एक्वायर कर लिया है, जो डरा देने वाली हैं सामने वाले को और कोर्स कर देने वाली हैं, प्रेशर में ला देने वाली हैं। और ये एक सोरिंग पावर एम्बिशंस भी आ गए हैं इसके पास, पावर को लेकर के बड़े बड़े एम्बिशंस इसने पाल लिए हैं। कह रहे लेकिन ये बीजिंग है ना, ये फेस करता है ऐसे चैलेंजेस को घर में और बाहर, जो वर्सन है, जो और ज़्यादा इसके सामने चुनौतियाँ खराब होती जा रही हैं। मेरे ख्याल से सेंटेंस आप समझ चुके हैं। सोरिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग। अब इस स्ट्रक्चर को देख लो, बड़ी प्यारी स्ट्रक्चर है, इंडियन न्यूज़पेपर्स में बहुत कम मिलेगी देखने को, और जब मिलेगी तो आप परेशान हो जाओगे। देखो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनती है, सो मच ऑफ भी आ जाता है बीच में, फिर आता है ए या एन और बाद में लगता है एज। बहुत आसान है ये। जैसे मान लीजिए मैं ऐसा कहना चाहूँ, टीचिंग जो है ना मेरे लिए वो एक पैशन ज़्यादा है, करियर कम है। तो मैं इसको नॉर्मल अपने इंडियन लैंग्वेज में ऐसा बोलने वाला हूँ, इंडियन न्यूज़पेपर की। फॉर मी टीचिंग इज़ मोर ऑफ अ पैशन देन अ करियर।
टीचिंग मेरे लिए, फॉर मी, टीचिंग जो है ज़्यादातर एक पैशन है और कम एक करियर है। करियर तो है लेकिन पैशन ज़्यादा है, करियर कम है। अब इसको मैं इस अमेरिकन न्यूज़पेपर के हिसाब से लिखता हूँ सो मच वाली स्ट्रक्चर को यूज़ करके। तो मैं क्या बोलूँगा, फॉर मी टीचिंग इज़ नॉट सो मच अ प्रोफेशन एज अ पैशन। मेरे लिए टीचिंग नहीं है बहुत ज़्यादा एक प्रोफेशन जितना कि ये एक पैशन है। तो जितना ये पैशन है ना, नॉट सो मच अ प्रोफेशन, उतना ये प्रोफेशन नहीं है। आ रही है बात समझ में? ये स्ट्रक्चर ऐसे बनती है। अब एक काम करो, दिमाग में तभी बैठेगी जब इसको बना करके देखोगे। ये आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ मैं, एवरी चैलेंज इज मोर ऑफ एन अपॉर्चुनिटी देन अ ऑब्स्टेकल। हर चैलेंज जो है एक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होता है बजाय एक रोड़े के। हर चुनौती जो है एक रास्ते का रोड़ा कम होती है और एक नया मौका आपके लिए ज़्यादा होती है। अब इसको सो मच, सो नॉट सो मच है ना, ऐसा यूज़ करके नॉट सो मच ए आयन लगा के इसको आपको चेंज करना है। सब लोग कोशिश करेंगे, अगर लिखोगे बनेगा, दिमाग में बैठेगा, तभी आप जो है इसको बना पाओगे, है ना। डालना कमेंट्स में जो लोग बना रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये प्यारी प्यारी स्ट्रक्चर्स आपके लिए बनाता हूँ मैं, तो फ़ायदा लिया करो इनका, सीख जाओगे तो मज़ा आएगा इंग्लिश को पढ़ने में। लास्ट अपना आज का है ये जो है पैराग्राफ, कह रहा है सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ एस्पिरेशन एंड एग्जाइटी कैन बी एक्सप्लोसिव। कह रहा है ये जो कॉम्बिनेशन है, जो मिक्सिंग है, जो जुगलबंदी है, और किसका, महत्वाकांक्षाओं का और एंग्जाइटी का, आपके जो है घबराहट का। तो इसके पास एस्पिरेशन भी बहुत है चाइना के पास, और ये घबराता भी बहुत है। कह रहा है ये कॉम्बिनेशन ही अपने आप में बड़ा एक्सप्लोसिव है, अपने आप में बड़ा विस्फोटक है। एक्सप्लोसिव मतलब फटने वाला विस्फोटक। कह रहा है फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टू द प्रेजेंट वंस राइजिंग पावर्स हैव टेकन अप आर्म्स व्हेन देयर फॉर्चून्स फेडेड। कह रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, एंशिएंट टाइम से लेकर के प्रेजेंट तक, कह रहा है एक बार राइज करती हुई जो पावर्स है ना, वंस राइजिंग, वंस राइजिंग का मतलब है किसी वक्त पे राइज करती हुई, वंस। कह रहा है वंस किसी वक्त पे राइज करने वाली जो पावर्स हैं, उन्होंने टेकअप किया है आर्म्स को, उन्होंने हथियार उठाए हैं। टेकअप आर्म्स का मतलब है हथियार उठाना। और कब, जब उनका फॉर्चून फेड कर गया, जब उनका नसीब जो है धीमा या मंदा पड़ने लगा। और क्या होने लगा साथ में, देयर एनिमीज मल्टीप्लाइड, जब उनके दुश्मन कई गुना जो है बढ़ने लगे, मल्टीप्लाई होने लगे। एंड दे फेल्ट दे हैड टू लंज फॉर ग्लोरी और लूज देयर, अब देर आगे पता जो है बताएगा। कह रहा और उन्होंने ऐसा सोचा कि उनको लंज फॉर करना पड़ेगा। लंज फॉर का मतलब होता है झपट्टा मारना, किसी चीज़ की तरफ झपट्टा मार के जो है कूद पड़ना। तो जब उन्होंने सोचा कि उनको कूद पड़ना पड़ेगा ग्लोरी की तरफ, या फिर लूज करना पड़ेगा, और किसको, देर लगा के बता रहा है, अपने चांस को, और कब के लिए, फॉर एवर। तो ऐसा हुआ है, जब भी कोई सुपर पावर हारने लगती है, उसकी जो है फॉर्चून फेड होने लगता है, तो वो सुपर पावर एक ही काम करती है, वो अपने हाथ में हथियार उठा लेती है। ये एंशिएंट टाइम से प्रेजेंट टाइम तक होता गया है। समझ में आ गया सेंटेंस? इसमें एक ही चीज़ है देखने वाली, लंज फॉर। जब आप रेस में दौड़ रहे होते हो और लास्ट में जब रेस पूरी होने वाली होती है, तो आप एकदम कूदते हो ना सामने की तरफ, तो उसको बोलते हैं लंज फॉर करना किसी चीज़ की तरफ। चलिए कह रहे फास्ट ग्रोइंग कंट्रीज हैव रिस्पॉन्डेड टू इकोनॉमिक स्लम्स विद रेकलेस एक्सपांशन। कह रहे फास्ट ग्रो करती हुई कंट्रीज जो है ना, वो रिस्पॉन्ड कर चुकी हैं इकोनॉमिक स्लम्स को, आर्थिक मंदियों को। स्लम मतलब मंदी। और कैसे, रैकलेस एक्सपांशन के जरिए, ऐसे एक्सपांशन फैलाव के जरिए जो बड़ा रैकलेस होता है, केयरलेस होता है। तो ये आपको इकॉनमी में भी देखने को मिलेगी ये चीज़। जब कोई सुपर पावर के पास मंदी आती है ना, तो वो खूब सारा पैसा बहा देती है ना। वैसे ही चाइना जो है, जब इसके सामने थ्रेट आई है, तो अपनी सारी मिलिट्री को भी ये अपनी थ्रेट के सामने लगा सकती है। कहने का मतलब ये। स्लम का मतलब होता है स्लो डाउन, रिसेशन, मंदी। रेकलेस का मतलब होता है अंधाधुंध, केयरलेस, फूल हार्डी, बस एकदम जो है बिना किसी केयर के किया गया काम, रेकलेस। कह रहे रिविजनिस्ट स्टेट्स दैट फाइंड देमसेल्फ कॉर्नर्ड बाय राइवल्स ऑफन यूज फोर्स टू ब्रेक द रिंग। कह रहे रिविजनिस्ट जो स्टेट होती है, रिविजनिस्ट का मतलब होता है कम्युनिस्ट, ठीक है, ये नेगेटिव वर्ड है रिविजनिस्ट। कह रहे कम्युनिस्ट जो स्टेट होती हैं, जो फाइंड करती हैं अपने आप को देमसेल्व्स कॉर्नर्ड। कॉर्नर्ड का मतलब है किनारे लगा हुआ, फंसा हुआ, और किसके द्वारा, अपने दुश्मनों के द्वारा, राइवल्स के द्वारा। कह रहा है हमेशा जब भी कम्युनिस्ट स्टेट्स के साथ ऐसा होता है ना, रिविजनिस्ट स्टेट्स के साथ, तो वो अक्सर यूज़ करती हैं फोर्स को, प्रेशर को, और किस लिए, ब्रेक करने के लिए, रिंग को। जिस तरफ से कॉर्नर्ड हैं, जिस चीज़ ने इनको कॉर्नर किया हुआ है, उस रिंग को तोड़ने के लिए फोर्स का इस्तेमाल ये करती हैं। आगे बात समझ में। रिविजनिस्ट मतलब कम्युनिस्ट, स्टेट्स की वर्ब है यूज़, दैट की वर्ब है फाइंड, दैट आया स्टेट्स के लिए।
कॉर्नर्ड का मतलब होता है किनारे लगा हुआ या फंसा हुआ, है ना। जब आप किनारे में आपको कर देते हैं, कॉर्नर में आप आ जाते हो, आपको चारों तरफ से घेर लिया जाता है, आप जो है फंस जाते हो, कॉर्नर्ड। चलिए, बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल था और इंटरेस्टिंग भी था। अब बढ़ेंगे अपने आज के क्विज़ की तरफ। संडे को इस क्लास को स्पेशली अपन शेड्यूल कर रहे हैं, 4-5-6 जो है वीक करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो लोग द हिंदू नहीं पढ़ पा रहे हैं वो इससे अपना जो है लेवल थोड़ा सा एडवांस कर पाएंगे। सबसे पहले तो ये पे वाला मुझे बता दो, इनमें से कौन सा फ्रेज पे से नहीं बनेगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत पड़ेगी, आर्टिकल आपने देखा है। फिर सिनोनिम पूछा आपसे बॉर्जनिंग का, कॉन्सिक्वेंशियल, प्रॉस्परिंग, एक्सट्रीमली एंग्री या ब्लड कर्डलिंग। अब ये ब्लड कर्डलिंग मान लो इसका आंसर नहीं है, लेकिन आपको इसका मीनिंग आना चाहिए, ब्लड कर्डलिंग क्या होता है। चारों ही वर्ड का मीनिंग आपको निकालना आना चाहिए। इसमें 2 एरर्स मिलेंगी, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ मिल सकती हैं, ठीक है, देख लेना। एक एरर इसके पास और एक एरर इसके पास। और फर्स्ट के अंदर आपसे पूछा है सो मच अ, नॉट सो मच है फ्रेज को यूज़ करते हुए इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है। अमीर आदमी की जो वेल्थ थी, जो उसका पूंजी थी, जो पैसा था, वो उसके लिए एक अभिशाप ज़्यादा था बजाय इसके बून, बजाय उसकी लाइफ के लिए बजाय एक बून होने के, एक वरदान होने के। तो उसकी जो पूंजी थी वो उसके लिए एक अभिशाप था, ना कि उसके लिए एक वरदान था। अब ये अभिशाप ज़्यादा था, वरदान कम था, इसको अपने सो मच अ नाम की फ्रेज को यूज़ करते हुए लिखेंगे। सब लोग ट्राई करेंगे। कमेंट सेक्शन में आंसर मैंने डाल दिए हैं फर्स्ट कमेंट में, वहाँ से चेक कर लो। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। मुलाकात होगी कल। कोई सजेशंस हो, क्वेरीज हो इस सेशन को लेकर के, कुछ अच्छा या बुरा लगता है तो कमेंट से बताया करो, ताकि आपका फीडबैक मुझे पता लगे। एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, बैंकिंग, एसएससी सबके आ चुके हैं। अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से जो है आपका सिलेबस भी कवर्ड है कोर्सेज के अंदर। राइटिंग, एसएससी और बैंकिंग तीनों का सिलेबस कोर्स में कवर्ड है। ऐप को डाउनलोड करें। कोई भी क्वेरी होती है एप्लीकेशन से रिलेटेड, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें। अंटिल देन, साइनिंग आउट।